हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी के पैट की जो दोस्तों क्लासेस चल रही हैं उन्हें आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है साथी वो है गुप्त वंश। और आपको पता ही है कि हम बिल्कुल दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों मैं घटना चक्र से दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा गुप्त वंश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ का दोस्तों बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये जो भी इनका लिखने का तरीका है, जो भी पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं दोस्तों, एक नंबर वन दोस्तों मुझे पॉइंट्स लगे हैं। ठीक है, तो आज हम गुप्त वंश जो है आपका घटना चक्र से ही दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि गुप्त वंश कब से कब तक था, या उसका पीरियड कब से कब तक था। ठीक है, या उसका काल कब से कब तक था। ये तीनों दोस्तों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं गुप्त वंश ने। ठीक है, तो गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा भाई इसकी स्थापना की गई थी? महाराज श्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्या बताया मैंने? गुप्त वंश ने शासन कब से कब तक भाई, कब से कब तक चला, कब से कब तक काल रहा, ये सब क्वेश्चन क्या है बनेंगे 275 से लेके 550 ईस्वी तक। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई। ठीक है, चलिए गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, क्या बताया मैंने? गुप्त वंश का प्रथम जो शक्तिशाली शासक था दोस्तों वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से लेकर भाई 335 तक क्या किया भाई? शासन किया। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, एक टीचर एक अध्यापक आपसे और कुछ नहीं चाहता, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को। ठीक है, इससे ज़्यादा और शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए विद्यार्थी से। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली। तो अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, आप क्या कहेंगे? महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने भाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्लियर है भाई? यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस साइड से। ठीक है, चलिए तो क्या है भाई, गुप्त वंश या गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, अगर प्रवर्तक पूछे तब भी आप क्या कहेंगे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है। ठीक है, गुप्त संवत की तिथि क्या है भाई? 319 ईस्वी है। ठीक है, आप सभी दोस्तों इसको याद रखेंगे प्लीज। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा उसको नोट करेंगे। और इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीडीएफ आपकी वहां शेयर कर दी गई है। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, सबसे अधिक ग्राम जो है भाई वो अनुदान में दिए थे। किसने? गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया, यह स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर, ठीक है, मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी प्रगति हुई उसके आधार पर क्या है इस काल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। ठीक है, प्राचीन भारत में जो सिंचाई थी साथी, इसको दो नामों से पुकारा जाने लगा, क्या भाई? उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। ठीक है भाई, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कैश्य शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, जो रेशम होती है दोस्तों उसके लिए कैसे शब्द का? कैश्य शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है भाई, चलिए तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। जो तीसरी शताब्दी थी उसमें जो वारंगल था साथी, वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु क्या था भाई? प्रसिद्ध था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका, तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। तो तोरमाड़ था दोस्तों, तोरमाड़ वो था दोस्तों भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता। ठीक है भाई, चलिए शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान अद्भुत हुआ था। यह शतरंज का खेल अगर आपसे पूछ ले कि किस काल के दौरान दोस्तों जन्म लिया या किस काल के दौरान उद्भव हुआ उसका शतरंज के खेल का, तो आप क्या कहेंगे भाई? गुप्त काल के दौरान। ठीक है भाई, जहां इसे
चतुरंग नाम से भी जाना जाता था। शतरंज को क्या कहते थे भाई? चतुरंग नाम से भी लोग जानते थे। चलिए, भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। कौन सा भाई? भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था भाई। ठीक है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछे सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो भाई वो होता है आपका महर्षि कपिल। जो इसके वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इतने बेहतरीन लगे हैं मुझे, सही बताऊं, घटना चक्र के। दोस्तों पिछली साल दोस्तों मैंने पूरी जो क्लासेस चलाई थी आपकी घटना चक्र से ही चलाई थी, और उस सभी क्लासेस को आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण प्यार दिया था दोस्तों कि दिल मेरा गदगद हो गया था हिंदी भाषा में। ठीक है भाई, इतना ज़्यादा प्यार दिया था, तो आपके लिए दोस्तों घटना चक्र से ही दोस्तों मैं फिर से एक बार दोस्तों लेकर आया हूँ, और जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब दोस्तों हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र से। ठीक है। और घटना चक्र आपके पास होगा भी, तो इसलिए आपको क्या है और मदद दोस्तों मिल जाएगी, और जिसके पास नहीं होगा उसके पास पीडीएफ के थ्रू पूरा घटना चक्र पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया भाई, तो आप कहेंगे गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। चलिए, कुछ ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिर और उनकी स्थिति के बारे में जानते हैं। अजंता एवं अलोरा की गुफा की स्थिति कहाँ भाई? ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। शांति निकेतन भाई कहाँ है आपका? वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। एलिफेंटा की गुफा दोस्तों कहाँ है आपकी? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। और आपका महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है भाई? मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा? महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश। किसने बनवाया था भाई? अशोक ने बनवाया था। आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सांची का स्तूप। ठीक है भाई। लिंगराज मंदिर कहाँ है भाई? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है साथ ही आपका। और सूर्य मंदिर जो है काला पैगोड़ा कहाँ पड़ता है भाई? कोणार्क में पड़ता है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये पड़ता है दोस्तों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है भाई? गिर सोमनाथ गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। कैलाश मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? एलोरा महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं भी दोस्तों आपको पता ही होगा, है नहीं? और क्या है दोस्तों? रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और महालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में साथ ही पड़ता है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है भाई? माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। और ब्रह्मा मंदिर पड़ता है आपका पुष्कर राजस्थान में। ठीक है। और क्या है भाई? होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? हिलेविड कर्नाटक में। और रामेश्वरम मंदिर दोस्तों पड़ता है तमिलनाडु में साथ ही आपका। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, मैं पीडीएफ पूरी भेज दूंगा। ठीक है भाई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है भाई? चिदम्बरम। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? तिरुपति। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। वैष्णो देवी कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है भाई? छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये थे आपके प्रसिद्ध मंदिर और उनके स्थान, ठीक है, जहाँ पर हैं वो। ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन भी दोस्तों इसमें टॉपिक है, तो मेन चीज़ें जो है हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। ठीक है। जो हर्षवर्धन था इसने अपनी राजधानी क्या करी भाई? इसने अपनी राजधानी का ट्रांसफ़र किया। अगर देसी भाषा में समझे, थानेश्वर से ये कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। ठीक है। और हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के थे दोस्तों, ठीक है, और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे आपके पुष्यभूति। और हर्षवर्धन दोस्तों जो थे वो इस वंश के प्रतापी राजा व अंतिम शासक थे। किसके? वर्धन वंश के। ठीक है भाई। और इनके दरबारी कवि जो थे दोस्तों वो बाणभट्ट थे। इनकी रचनाएं थी हर्षवर्धन की हर्षचरित और कादम्बरी। ये सब चीज़ें इनसे याद रखेंगे। और इसी के दरबार में दोस्तों हीन सॉन्ग जो था दोस्तों भारत आया था। ठीक है भाई। चलिए, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिवार कहा गया। ठीक है भाई। चलिए देखिए, हेन सॉन्ग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। देखिए इसी के दरबार में दोस्तों हेन सॉन्ग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। तो हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हेन सॉन्ग के भारत आगमन की है। ठीक है। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास जब मैंने दोस्तों कराई थी पहली क्लास, तो उसमें बताया था दोस्तों। देखिए इसकी क्या आ गई? हर्षवर्धन की सीयूकी। इसने क्या पुस्तक लिखी थी? एक इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। ठीक है। हेन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था भाई? तो आप कहेंगे हेन सॉन्ग को। ठीक है। 637 ईस्वी में हेन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यही के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कुलपति आचार्य कौन थे भाई? शीलभद्र थे। ठीक है भाई। हेन सॉन्ग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख गिनतू या यिनतू तथा थियानतू नाम से किया। ठीक है।
प्राचीन जो चीनी लेखकों थे उन्होंने भारत का उल्लेख किससे किया था भाई? यिंतु और आपका थियांतु नाम से किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने दोस्तों कितना पढ़ लिया है साथी? आज हमने अपना गुप्त वंश क्लियर कर लिया है। ठीक है, कल हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे राजपूत काल, या फिर कल हम पढ़ेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज आप लोग दोस्तों 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से 3 बजे दोस्तों आपकी क्या चलेगी भाई? रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो रीजनिंग आप लोग जरूर आज अटेम्प्ट करें भाई क्लास। और आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है भाई, तो रीजनिंग की क्लास आप लोग सभी दोस्तों जरूर आए दोस्तों। 3 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।